अब करते हैं सुशांत सिंह केस की। दरअसल इस मामले पर अब सियासत काफी तेज हो गई और सुशांत सिंह की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जहां पर बिहार हुकूमत अदालत उज़्मा तक पहुंच गई है। और इन सब के बीच में सुशांत सिंह मामले में अब सियासत भी तेज हुई है। सीबीआई को मामला सौंपने पर अब सियासत काफी तेज हो रही है। सुशांत सिंह की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर पहले ही मुतालबा मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से या लोगों की तरफ से किया जा रहा था कि इस मामले की इस वक्त जांच होनी चाहिए सही तरीके से और तहकीकात सही ढंग से करने के बाद ही मुलव्वसीन को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और इन सब के बीच में जहां पर अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार सरकार अदालत उज़्मा भी पहुंची है और महाराष्ट्र हुकूमत के साथ साथ बिहार भी, जो बिहार की पुलिस है वो मुसलसल राब्ते में है और महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले को अब देख रही है। यकतरफा मामला ना जाए, इस पर सवाल जरूर उठाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती पर अब जब सवालों के घेरे में आई है और उन पर काफी ज्यादा इल्जामात अब सुशांत के वालिद की तरफ से जो एफआईआर उन्होंने सबसे पहले दर्ज कराई है उसमें लगे हैं। और उसके बाद अब ये मामला और भी बड़ा होता नजर आ रहा है, जिस पर अब सियासी पार्टियां भी, कई सियासी जमातों के जो रुकन हैं, कायदीन हैं, वो भी मुसलसल इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सुशांत सिंह का मामला अब अदालत उज़्मा तक भी पहुंचा है और तहकीकात का जो मुतालबा किया जा रहा था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मामला सौंपने की बात हुई थी। और इस सब के बीच में जो महाराष्ट्र सरकार है और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आमने सामने आई थी। और लेटेस्ट अपडेट और इस पूरे मामले में अब क्या हो रहा है और क्या कुछ तवक्को की जा सकती है कि अदालत उज़्मा किस तरीके से इस मामले में मुदाखलत करेगी। रहमत कलीम हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहमत, क्या कुछ मजीद डिटेल्स इसमें इमर्ज हो पाई हैं? और अब बिहार सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा इस मामले में दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, तो क्या माना जाए कि इस मामले में जिस तरीके से तहकीकात का मुतालबा हो रहा था, अब उसी अंदाज में ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी? जी देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार की तरफ से अब मुतालबे तेज कर दिए गए हैं और खबर यह भी है कि अब से कुछ देर बाद सीएम नीतीश कुमार बाकायदा तौर पर महाराष्ट्र के सीएम से इस सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुसलसल इनकार किया है सीबीआई जांच के हवाले से। आज भी एमओएस जो वहाँ के होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है। कल भी होम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस कैपेबल है इसकी जांच को अंजाम तक पहुंचाने में। ऐसे में सीबीआई के हवाले करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज फिर एमओएस की तरफ से ये बयान सामने आया है। ऐसे में खबर जो मिल पा रही है वो बिहार सरकार की तरफ से ये कि सीएम नीतीश कुमार खुद अब उद्धव ठाकरे से बात करेंगे कि इस सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई के हवाले की जाए। ऐसे में बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और बिहार में जो माहौल पहले बना था, आसिफ इस भी समझने वाली बात यह है कि शुरू में जब हम सुशांत सिंह राजपूत के केस को रिपोर्ट कर रहे थे, तब ये माहौल बनता दिखाई दे रहा था कि बॉलीवुड का जो एक गैंग है बाकायदा तौर पर, जहां नेपोटिज्म, जहां पर अकरबा परवरी को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी वजह से सुशांत सिंह ने खुदकुशी की है। लेकिन अब ये पूरी तरह तस्वीर बदल गई है। अब तस्वीर आ गई है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, उसके पीछे ये तस्वीर घूमती हुई दिखाई दे रही है। और जांच की पूरी तरह जो लाइनें अब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के वालिद की तरफ से पिटीशन दायर की गई, वहीं बिहार सरकार की तरफ से भी कैविट पिटीशन दायर की गई है। तो बिहार सरकार की तरफ से कैविट पिटीशन अपनी तरफ से दाखिल की गई, लेकिन रिया चक्रवर्ती अब गिरती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो संगीन इल्जाम लगाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से, के वालिद की तरफ से जो एफआईआर है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया को छोड़कर घर लौटना चाह रहे थे, वो किसान बनना चाह रहे थे और फार्मिंग करना चाह रहे थे, खेती बाड़ी करना चाह रहे थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी, एक दोस्त उनके साथ भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने धमकी दी और से कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल के हवाले से कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ दीगर तमाम चीजें जो जानती थी उनकी करीबी जिंदगी का हिस्सा रही है रिया चक्रवर्ती, वो तमाम रिवील कर देंगे और उन्हें धमकी दी गई, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया में बने रहे। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ और करियर को लेकर के खर्चा बढ़ता गया।
बीच में फिर अब ये लेटेस्ट अपडेट ये भी मिल रही है कि 15 करोड़ को लेकर के हंगामा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना, वालिद का कहना है कि 15 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाल करके रिया चक्रवर्ती ने खर्च किए हैं। और वहीं दूसरी जगह सुशांत सिंह के सीए का कहना है कि इतना अमाउंट नहीं था सुशांत सिंह के खाते में। तो इन तमाम चीजों के बीच अब जो मामला है, बिहार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। बिहार सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन डाल रखा है। साथ ही साथ एफआईआर जो सुशांत सिंह के वालिद ने की है, उस एफआईआर में भी साफ लफ्जों में लिखा हुआ है बिहार सरकार पूरी तरह से दिलचस्पी ली है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने तमाम इल्जाम को खारिज करते हुए अब तक कहा है कि ये सब के सब सुशांत सिंह राजपूत के बहनों ही है, वो करा रहे हैं, उनके घर वाले जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उससे मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पेंडिंग है, उस पर समाप्त नहीं हो जाती, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस जो जांच कर रही है उस कार्रवाई को रोक दिया जाए, पटना में जो एफआईआर दर्ज है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये रिया चक्रवर्ती की अपनी कोशिश है, बिहार सरकार ने कोशिश कर दी। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आ रहा है। हमने देखा कि एक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मुतालबा किया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कम से कम जांच का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। अगर सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये केस, तो कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी के हवाले किया जाए। लेकिन ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी ने बिहार सरकार की तरफ, बिहार पुलिस की तरफ से एफआईआर जो दायर की गई थी उस एफआईआर की डिटेल मांगी है। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर साफ हुई है कि बिहार बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उसका बहुत ज्यादा असर इस खुदकुशी पर नहीं है, बल्कि अब तस्वीर है कि गर्लफ्रेंड की वजह से और एक जो मुसलसल रिया चक्रवर्ती पर के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने दबाव बनाया सुशांत सिंह राजपूत को, उसके बाद से वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए, 4-5 डॉक्टरों से उनका इलाज चल रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब बिहार सरकार की तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि सीबीआई जांच की जाए और इसी सिलसिले में मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद या फिर जल्द ही अपडेट मिल जाएगा कि किस वक्त। रहमत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। और रहमत, मेरा सवाल ये था कि उनके घर वालों की तरफ से काफी संगीन इल्जाम फर्स्ट एफआईआर में लगाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब जो तहकीकात जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो अमल चल रहा है, सरकार काफी दोनों जगह से, महाराष्ट्र और जो आपने जिक्र किया कि बिहार सरकार भी इसमें संजीदगी काफी ज्यादा दिखा रही है, तो इस पूरी अब तहकीकात से घर वाले मुतमईन नजर आ रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज देखी, जो वीडियो वायरल हो रहा है रिया चक्रवर्ती का, वो खुद रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है और काफी ज्यादा सवाल अब इस तहकीकात के दौरान रिया के ऊपर और भी उठेंगे। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि अब तस्वीर बदल गई है। शुरू में जब सुशांत सिंह के सुसाइड की खबर आई थी और उसके बाद तो जांच का अमल शुरू हुआ था, तो कई देखा हमने संजय लीला भंसाली से, करण जौहर से हो या फिर और से बड़े ऐसे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में साइन की थी, जिन्होंने फिल्में वापस ले ली थी, जिनके साथ काम किया था, एग्रीमेंट हुआ था, उन तमाम के हवाले से जिस तरह से पूछताछ की गई मुंबई पुलिस की तरफ से, उसमें तस्वीर जो बन रही थी वो ये कि मुंबई में जो प्रोड्यूसर हैं या फिर जो बॉलीवुड पर काबिज हैं, जो बॉलीवुड का गैंग है, उसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को अपने करियर को लेकर खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए खुदकुशी की। ये तस्वीर पहले थी, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है उसमें रिया चक्रवर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुशांत सिंह के घर वालों ने सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगाया कि सुशांत सिंह पूरी तरह से अपने दोस्त के साथ घर आने के लिए, पटना लौटने के लिए तैयार था, खेतीबाड़ी करने के लिए तैयार था, अपना फील्ड बदलना चाह रहा था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने धमकाया, साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट को रिवील करने की धमकी दी और साथ ही साथ और भी कई किस्म की धमकियां दी, प्रेशर बनाया और इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल इल्जाम कई सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। आप बिहार से हमारे साथ जुड़े और सुशांत सिंह मामले पर अब सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो रही है, दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे बात अब कांग्रेस की मौजूदा सियासी बहरान को लेकर सियासी उठापटक जारी और साबिक रुकन पार्लियामान रंजीत रंजन भी ये कहती है कि पार्टी को यानी कांग्रेस को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए नौजवान लीडरों को आगे आने की जरूरत है और इसके लिए पार्टी के साथ साथ वो खुद भी मजबूत बन पाएंगे, लेकिन उनको पार्टी हाईकमान की तरफ से मौका फराहम किया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन दूंगी, मैं तो उस मीटिंग में थी नहीं और वैसे मैं वहाँ क्या हुआ वो हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि सवाल अभी वेटरन और युवाओं का नहीं है। सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लीडर हैं जो कैपेबल हैं मास अपीलिंग के लिए और वो काम कर सकते हैं, संगठन में काम कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कमी है कि उनको निकाल के नहीं लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लोगों को वेटरन और युवा में बांटने से बेहतर है कि अगर हमारी स्ट्रिक्ट लीडरशिप होगी, स्ट्रिक्ट लीडरशिप के अंडर कि जो उन्होंने कह दिया
और वो करना ही है। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट लीडरशिप की जरूरत है और साथ ही वो ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो पूरे संगठन और पार्टी का ट्रांसफॉर्म कर सकते। इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और बांग्लादेश के माहिर मईशत और नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान आज एक इंतहाई अहम तबादला ख्याल हुआ। इस बातचीत के दौरान मईशत की बदहाली के साथ साथ कोरोना बहरान पर भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कई निकात पर राहुल गांधी के सामने आज बातचीत की। कांग्रेस लीडर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुआशी माली निजाम में मगरबी तरीके को इख्तियार किया है, इसलिए हमने शोबे में हिंदुस्तान बांग्लादेश जैसे लोगों की दाखिली सलाहियत के बारे में नहीं सोचा। चीजों को करने के लिए उनके पास जबरदस्त अज़्म है, उनके पास तख्लीकी तरीका है। इस तख्लीकियत की तारीफ और हिमायत करनी होगी, लेकिन हुकूमत इससे दूर है। उनके मुताबिक ये गैर रस्मी शोबा है, आपके पास कुछ करने की को नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने मुआशी पॉलिसियों और शहरी व देही मईशत के ताल्लुक से भी कई बातें कही जो बहुत अहमियत रखती हैं। In this environment where other institutions, other political instruments are attacking the type of institution that you are talking about building, how do you defend it and how do you build it? What are the type of elements that you need to have embedded in it that can either work with or co-opt these other institutions that are in a sense competitors? Yeah, some institutions like government has a tremendous power to destroy things and push things away from their action and so on. But my position is, if you are doing something for people and people liked it and people enjoy it, no matter how powerful you are, it's a temporary dislike. इधर सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों, यूरोप और अमेरिका में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अजहा के कोरोना के बायस महदूद इज्तिमात हुए, जिसमें एसओपीज का भरपूर ख्याल रखा गया। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत और खुतबा शेख अब्दुल्ला अल जहनी ने दिया, जिसके बाद उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश की। शेख अब्दुल्ला अल जहनी का कहना था कि हुकूमत ने हुजाज इकराम की सेहत की हिफाजत के लिए महदूद हज का फैसला किया, जो इस्लामी कानून के ऐन मुताबिक है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद को मुस्तहकम करें और किसी भी किस्म के इंतशार से दूर रहें। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की इमामत और खुतबा शेख अहमद बिन तालिब ने दिया। हुजाज इकराम नमाज ईद के बाद मिना रवाना हो गए, जहां सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जा रही है, जबकि आज हुजाज इकराम सर भी मुंडवाएंगे। हुजाज मिना में 11 और 12 जिलहज की रातें गुजारेंगे और हर दिन जवाल के बाद तीनों जुमेरात को कंकरियां मारी जाएंगी। 12 तारीख को तीनों शयातीन को कंकरियां मारने के बाद जल्द चाहें तो गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलना होगा और ताखीर चाहें तो 13 तारीख की रात मिना में बसर की जाएगी। हुजाज किराम अपने वतन रवाना होने से कबल अलविदाई तवाफ करेंगे। खलीजी ममालिक दुबई, बहरीन, कुवैत, ओमान में भी सादगी से सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा किया जा रहा है। इधर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर ममालिक समेत यूरोप में मुकीम मुसलमान भी ईद उल अजहा मना रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। सलातुल ईद या सबाकुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सऊदी अरब के साथ साथ व खलीजी ममालिक के साथ भारत की रियासत केरला के अंदर भी आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और इस मौके पर आज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए लोगों ने कुर्बानी के जानवरों की भी आज कुर्बानी दी और इस मौके पर समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए नमाज ईद अदा की गई। केरला के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज सुबह से ही बड़ी तादाद में इंतजामिया की इजाज़त के बाद लोगों ने मसाजिद का रुख किया, ताहम इस दौरान
बाज़ाब्ता तौर पर SOPs के तहत नमाज ईद अदा की गई। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में भी आज के दिन यानी हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से एक दिन पहले यहां पर नमाज ईद अदा की जाती है और इस सिलसिले में नमाज जुमा और ईद की अदायगी पर आज पाबंदी रही, जहां आलमी वबा से बचने के लिए मकामी सतह पर दराज करगिल के अंदर भी इकदाम उठाए गए थे। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने बात की SDM करगिल से। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन द्रास में। आपको बता दें, ठीक पहले हम आपको अपने पीछे पूरा मार्केट दिखा दें। आज पूरा मार्केट जो है वो बंद रखा गया है, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है, सारी दुकानें बंद है और ये फैसला आज जुमा को लेकर लिया गया है। और जिस तरह से कल जुमा की नमाज और ईद की नमाज को लेकर SDM द्रास ने तमाम मस्जिद के उलमाओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जुमा की नमाज की अदायगी नहीं करने दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर ईद की नमाज की अदायगी भी नहीं करने दी जाएगी। इस सिलसिले में यह फैसला लिया गया है कि आज भी सुबह से 2 बजे तक तमाम दुकानें, तमाम बाजार, तमाम तरह की आमदोरफ्त जो है बंद रहेगी सिवाय इमरजेंसी के। उसी तरह सेम ईद के रोज भी सुबह से ही तमाम दुकानें बंद रहेगी, पूरा मार्केट जो है लॉकडाउन किया जाएगा पूरी तरह से। किसी भी तरह की आमदोरफ्त, किसी भी तरह की आवाजाही को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को और बिल्कुल इमरजेंसी लोगों को जो है इजाज़त दी गई है आने जाने की। दूसरी ओर तमाम तरफ आमदोरफ्त और तमाम तरफ जो है मूवमेंट जो है बंद रखा जाएगा और ईद की नमाज की अदायगी भी नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए, तमाम तरह की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं SDM द्रास। SDM साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जुमा के रोज़ तमाम तर दुकानें बंद रही, पूरा मार्केट बंद रहा, किसी भी तरह की आमदोरफ्त नहीं है, तो उसके बाद कल ईद की नमाज होगी कि या नहीं, इस पर क्या फैसला लिया है? क्योंकि आपने रिसेंटली ही तमाम उलमाओं के साथ एक मीटिंग की थी। जी मुदस्सिर साहब, इस ईद को चलते कल हमने तमाम मस्जिद के इमाम साहिबान से मीटिंग ली थी। तो मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि आज जुमा था, जुम्मे को दिन भर लॉकडाउन रहेगा 2 बजे तक। 2 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा। आपने बखूबी अभी मुशाहिदा किया होगा कि आज पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू का समय है। तो इमाम साहिबान ने काफ़ी एश्योरेंस दिया है। आज जुम्मा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। हर मस्जिदों का सामने हमने पुलिस डिप्लॉय करके रखे और हमारे मजिस्ट्रेट भी साथ साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि इस वक्त मस्जिदों में एक भी आदमी नहीं होगा। तो रहा, और इसके अलावा हमने शाम को 4 बजे ऐलान भी कर दी थी लाउडस्पीकर के ज़रिए 2 गाड़ियों में। तो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमारा द्रास में पूरा लॉकडाउन रहेगा, चाहे वो द्रास मार्केट में हो या आगे आसपास के गांव में हो, पूरा लॉकडाउन रहेगा। और 2 बजे के बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें वगैरह खुलेंगी। तो इंशाल्लाह कल ईद के लिए भी यही हमारा वो रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा और 2 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और 2 बजे के बाद नमाज के बाद फिर हमने एसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानें वगैरह खोलने के लिए इजाज़त देना है। जिस तरह हम जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से अपनी सर्विलेंस टीम के साथ बाजार का मुआयना किया, तो उस वक्त किस तरह के हालात देखने को मिले? क्या लोग SOPs को फॉलो करते नजर आए? जी, आप खुद देख सकते हैं, इस वक्त मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लोग SOP का फॉलो कर रहे हैं। कल हमने चेकिंग भी की है, उसमें बहुत सारे लोगों को फाइन भी किया है जिन्होंने मास्क वगैरह जो SOP के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनको फ़ाइन इम्पोज किया। मैं और SHO साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे उस टीम का। तो इंशाल्लाह ओवरऑल ठीक ही है। अभी तक हम खुद ग्राउंड पे जा रहे हैं और आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन भी हमने अपना ऑफिस खोल के रखा है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंशाल्लाह हम वहीं मौके पे जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सर। तो SDM द्रास हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे कि उलमाओं के साथ जो मीटिंग की गई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि कल ईद की नमाज जो है वो नहीं की जाएगी। तमाम दुकानें बंद रहेगी, मार्केट बंद रहेगा, आवाजाही नहीं होगी, लेकिन 2 बजे के बाद रिलैक्सेशन दिया जाएगा एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। और उसके अलावा SDM द्रास तमाम अपनी मॉनिटरिंग टीम के साथ मार्केट की चेकिंग की है। उस दौरान जिन लोगों को SOPs के खिलाफ जाते हुए देखा गया उन पर कार्रवाई की गई और तकरीबन 11 लोगों को 500-500 रुपये का फ़ाइन भी किया गया। बने रहिए हमारे साथ। कारगिल के द्रास से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़। 3 तलाक से मुतल्लिक बनाए गए कानून को 1 साल मुकम्मल हो गया है। मरकज की जानिब से इस कानून से मुस्लिम खवातीन को इंसाफ फराहम करने का दावा किया जाता है और खवातीन की जानिब से बनाए गए कानून पर मरकजी वज़रा की एक तकरीब में शिरकत के दौरान भी आज मुसरत का इजहार किया गया। खवातीन का रद्दअमल भी आज के दिन सामने आया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हुकूक़ ख़वातीन दिवस के मौके पर
हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो पीड़ित महिलाएं थीं और उनको जो इंसाफ मिला उससे वो खुश हैं और आगे भी यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग सर उठा के जिएं। आज आपने क्या बात रखी? मैंने तो ये बात रखी है कि अल्लाह जो है वो कम ही लोगों को ये रुतबा देता है। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुतबा दिया था कि उस समय जब बच्चे पैदा होती थी लड़कियां तो उनको दफना दिया जाता था। उसके बाद राजा राम मोहन राय जी, वो सती प्रथा था कि औरतों को जला दिया जाता था, उसको ख़त्म किया गया। आज 70 साल बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक जैसी प्रथा को ख़त्म किया है। मैं इसमें संकोच नहीं करूंगी कि वो दूसरे राजा राम मोहन राय जी हम ये कहना चाहेंगे मोदी भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोदी भाईजान। और आपने जो ट्रिपल तलाक पे जो फैसला किया है, जो न्याय किया है, वो बहुत अच्छा किया है। और मतलब इससे पहले जो मतलब हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में डालते थे, बच्चों को, और जो किया बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। अब लग रहा है कि जब ये ख़वातीन दिवस मनाया जा रहा है, ख़वातीन दिवस जी, बाद में इस कानून के बनने के बाद जी महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति और जो है मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की, जो उन्होंने हमारी महिलाओं को ये ट्रिपल तलाक के उस पर, मुझे बहुत खुशी है इस बारे में कि ये बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने किया और हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करते हैं मोदी जी। हमेशा हम उनके पक्ष में उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ऐसे ही हमें महिलाओं के साथ मतलब उनके पक्ष में ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा सना शेख है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे हस्बैंड 3 तलाक देके व्हाट्सएप पे कभी देते हैं, कभी मोबाइल पे फ़ोन करके ऐसे तलाक बोलते हैं। हमने हर जगह एप्लीकेशन लगाई, कोई सुनवाई नहीं होती है। 20% सुनवाई होती है, 80% सुनवाई नहीं होती है। काफ़ी जगह इधर उधर दौड़ रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें। अभी जिस तरह से ख़वातीन दिवस मनाया जा रहा है, हाँ, जो ये कानून लागू किया गया था 1 साल हो गया, इसको कैसे देखती हैं? लग रहा है कि कभी ना कभी आपको भी अपना अधिकार मिलेगा? हाँ, में कि कैसे सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब एक डर रहता है हमेशा का। तो ये हम लोग के लिए काले कानून से ज़्यादा कम नहीं है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।